नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब हैं और हर बार की तरह हम लोग राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। सर, जो सबसे बड़ी खबर पिछले 3-4 दिन की है वो ये है कि एक तो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा का अभूतपूर्व सफलता मिली। 132 सीटें। आप भी कह रहे थे कि बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी आंधी चल रही है, खास करके महायुति की। और भाजपा तो खास बिल्कुल ही मतलब साफ कर दिया उसने। एमवीए कहीं रहा नहीं। बेशक मैं मानता हूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद भाजपा को जो एक झटका लगा था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उससे वो जरूर उबर गई होगी और उनको एक जरूर बूस्ट मिला है। लेकिन सर, एक जो ये अडानी वाला प्रकरण आ गया और अभी विंटर सेशन शुरू हो गया है लोकसभा का, वो जरा मजा खराब कर दिया मुझे लगता है भाजपा का। इस दो जीत का जो आनंद था वो अडानी ने खराब कर दिया है। तो सर, इस प्रकरण पे आपका एक बार मैं टेक समझना चाहूंगा। देखिए, अगर महाराष्ट्र से लेके अदानी तक चर्चा करवाएंगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा और वो मेरा भाषण से हो जाएगा। टुकड़ों टुकड़ों में उस पर बातचीत की जाए। मसले सारे महत्वपूर्ण है और चर्चा होनी ही चाहिए। खासतौर से पब्लिक इंडिया के जो दर्शक हैं उनके 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 सामने मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि मैंने कहा था कि इसमें टक्कर है, मैं अभी भी मानता हूं कि टक्कर थी जी। टक्कर 2 दिन 24 घंटे या 36 घंटे पहले तक टक्कर थी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में जितने भी पत्रकार गए, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, ऐसा कोई नहीं था जिससे वहां पर किसी के पक्ष में कोई लहर चलती हुई दिखाई पड़ी हो। क्यों नहीं दिखाई पड़ी लहर तो थी, आखिर में लहर साबित हुई, लेकिन लहर दिखाई क्यों नहीं पड़ी? लहर इसलिए नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि महाराष्ट्र का 40% वोटर ऐसा था जो कह रहा था कि उसने अभी तय नहीं किया है कि वो किसके पक्ष में वोट देगा, वो आखिर में सोच के वोट देगा, आखिर में निर्णय करेगा। ये तथ्य आंकड़ा निकल कर आता है CSDS लोकनीति के सर्वे से। ये पोस्ट पोल और प्री पोल का एक मिला जुला सर्वे उन्होंने किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है। सबको उसकी निगाह डालनी चाहिए। इस सर्वे की भी सारी बातें ठीक नहीं है, मतलब कम से कम इस सर्वे का फोरकास्ट ठीक नहीं है, इसकी भविष्यवाणी ठीक नहीं है, लेकिन तथ्य कितने हैं? तथ्य, सबसे बड़ा तथ्य उसके अंदर यह है कि महाराष्ट्र में 40% वोटर ऐसे थे जो कि मध्यवर्ती वोटर थे, फेंस सिटर्स थे। आमतौर पर भारत के चुनावों में हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं, ऐसे वोटरों की संख्या 15, 16, 17, 18, 20% से ऊपर नहीं होती है। ये भी बड़ी संख्या होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 40% वोटर ऐसे थे। इसका एक मेरे ख्याल से बड़ा कारण ये हो सकता है, ये सर्वे ने तो नहीं बताया है, बड़ा कारण ये कि हो सकता है कि महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा शहरीकृत अर्बनाइज्ड प्रांत है। यहां पे 50 से 60% अर्बनाइजेशन महाराष्ट्र का हो चुका है। तो जो शहर का वोटर होता है उसकी हमेशा ही पार्टी निष्ठाएं इतनी स्पष्ट नहीं होती हैं, इतने गांव के वोटर की पार्टी निष्ठाएं होती हैं, और वो हर चुनाव दर चुनाव अपनी पार्टी की पसंद बदलता है, पार्टी संबंधी पसंद बदलता रहता है। तो वो जब लोग जाते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि किधर है। जब 40% वोटर बता ही नहीं रहा है अपना रुझान, तो फिर लहर कहां से समझ में आएगी, रुझान कहां समझ में आएगा? चर्चा का प्रश्न ये होना चाहिए कि इस 40% वोटर ने आखिर में महायुति को क्यों चुना? आखिर में वो महाविकास अघाड़ी को क्यों नहीं चुना उसने, जिसको उसने लोकसभा में चुना था? ये एक मसला है जिसके ऊपर हम लोगों को गौर करने की जरूरत है और कुछ इस मसले पे रिसर्च करने की भी जरूरत है। अच्छा, आमतौर पर कहा जा रहा है कि भाई लाड़की बहन योजना की वजह से जीत गया है, तो मैं कहता हूं कि ये उसका एक पक्ष है, लेकिन केवल इसी को मान लेना कि जीत गए ये गलत है। बहुत सारे पक्ष हैं, इसमें 2-3 पक्षों को मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे एक पक्ष यह है कि लोकसभा चुनाव में मराठा, मुस्लिम, कुनबी और दलित, ये वोट अघाड़ी को मिला था। इस बार क्या हुआ कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से कुछ दिन पहले, जो मराठा आरक्षण के नेता थे मनोज जनागे पाटिल, उन्होंने ऐलान किया कि वो इस बार चुनाव लड़ाएंगे, अपने उम्मीदवारों को आंदोलन की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही उन्होंने बाकायदा उम्मीदवारों से पैसे लेने भी शुरू कर दिए, उनके फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए टिकटार्थियों के लिए। ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। काफी लोगों ने अप्लाई कर दी, काफी लोगों ने आवेदन कर दिया कि वो टिकट चाहते हैं उसमें। एन मौके पे मनोज जनागे पाटिल ने यू टर्न लिया, पलटी खाई
और उन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी को नहीं लड़ाएंगे। अच्छा, और न केवल ये, उन्होंने ये तक कह दिया उन्होंने कि आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण किस पार्टी का कैसा है इस आधार पर लोग वोट न दें, लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से वोट दें। अभी तक वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक रहते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने, देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण का विरोध किया था और उनके ऊपर गृह मंत्री के तौर पर लाठीचार्ज भी करवाया था उन लोगों के ऊपर, इसलिए बहुत ज्यादा उनके खिलाफ आक्रामक रहते थे और लोकसभा चुनाव में उनका यही रवैया था। तो इससे क्या हुआ कि मनोज जरांगे पाटिल और मराठा आंदोलनकारियों की साख खुद मराठा वोटरों के बीच में खासी गिर गई। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत सारे जो मराठा समाज में लोकप्रिय धर्मगुरु थे, उन धर्मगुरुओं को गोलबंद किया और गोलबंद करके उनके बीच में ये बताने की कोशिश की कि हम कोई मायावती जो है वो मराठा विरोधी नहीं है। हमारे पास तो एकनाथ शिंदे ऐसा नेता है जो अभी मुख्यमंत्री हमने बना रखा है उसको। उसके बाद हमारे पास राव साहब दानवे हैं और दूसरे इस तरह के मराठा नेता हमारे पास भी हैं। मतलब उन्होंने अपना केस उनके सामने रखा, मराठा वोटरों के सामने, ताकि इनकी कम से कम नाराजगी पूरी तरह खत्म ना हो तो कम से कम तो हो जाए नाराजगी। ऐसा ना हो कि सारे के सारे फिर से वहां चले जाएं। दूसरा काम जो हम लोगों को दिखता नहीं है लेकिन बाद में समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि महाराष्ट्र का जो ओबीसी वोटर है, जो करीब 35% के आसपास ओबीसी वोटर है, जिसको माधव के नाम से जाना जाता है, माधव मीन्स माली, धनगर और वंजारी, मतलब ये इससे हम समझ सकते हैं। लेकिन ये 3 जातियां ही नहीं है, ये तो 3 बड़ी जातियां हैं, करीबन बहुत सी जातियां हैं। मैं समझता हूं संख्या काफी बड़ी है उन जातियों की, छोटी छोटी जातियों की, जो कि ओबीसी कैटेगरी में आती है, ओबीसी श्रेणी में आती है। उन जातियों को भाजपा और मायावती सरकार लंबे अरसे से पटाने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि लोकसभा चुनाव से पहले ही 2023 से ही ये पटाने की कोशिश चल रही थी, और ये पटाने की कोशिश आर्थिक थी। लोग केवल ये देख रहे हैं कि लाड़की बहन योजना में पैसा बांटा गया या भाऊ योजना में पैसा बांटा गया। यहां पर क्या है कि महाराष्ट्र का जो वित्तीय कॉर्पोरेशन है राज्य स्तरीय, उसने हर जाति के लिए अलग अलग सब कॉर्पोरेशंस गठित किए 2023 से लेके और 2024 तक, यानी अभी तक मायावती सरकार की तरफ से कम 25 या 30 सब कॉर्पोरेशंस गठित किए गए, एक जाति के लिए एक कॉर्पोरेशन, और उसमें उस जाति का जो संत होता था उसके नाम से वो कॉर्पोरेशन है। अखबारों में इन कॉर्पोरेशनों की सूची छपी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इन कॉर्पोरेशनों के जरिए इन छोटी छोटी बिरादरियों में जिनको कुछ मिलता नहीं है, न टिकट मिलता है, न नौकरी मिलती है, न वित्त पोषण मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, उनको बड़े पैमाने पर छोटी छोटी रकमें जो हैं वो उद्योग धंधे लगाने के लिए, ठेला लगाने के लिए, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए, दुकान लगाने के लिए, रेहड़ी लगाने के लिए, कुछ करने के लिए छोटी छोटी रकमें इनमें साधारण या ब्याजहीन या बहुत कम ब्याज वाले कर्ज के तौर पर बड़े पैमाने पर बांटी गई। इस तरीके से और ये सब ओबीसी समुदाय जो था ये भी देख रहा था कि महाविकास अघाड़ी की निगाह में तो केवल मराठा है। मनोज जरांगे पाटिल को शरद पवार का आदमी माना जाता था कि शरद पवार के कहने से ही सब काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मराठा बनाम, एक तरफ तो मराठा बनाम ओबीसी हुआ और ओबीसी पूरी तरीके से इधर चला आया, मायावती की तरफ चला आया, और मराठाओं का गुस्सा कम करने के लिए उनके बीच में काम किया गया, मेहनत की गई उनके बीच में। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि मराठाओं का भी थोड़ा सा वोट मायावती की तरफ गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा वोट मायावती की तरफ गया, और ओबीसी का वोट बहुत जबरदस्त रूप से मायावती को मिला। जो 4% ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण या चंद्रसैनी कायस्थ प्रभु, जो बाल ठाकरे की जाति है, जो बाल ठाकरे की जाति है, चंद्रसैनी कायस्थ प्रभु, ये भी ऊंची जाति मानी जाती है। मतलब है ये उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले कायस्थ नहीं है, ये अलग तरह के कायस्थ हैं। मतलब जो उनका पूरा नाम है चंद्रसैनी कायस्थ प्रभु, CKP बोलते हैं इनको, मतलब CKP। तो ये 4% है केवल महाराष्ट्र में, और ब्राह्मण है, चितपावन, देशस्थ वगैरह, ये सब ये 4% है। ये सब लोग पहले से ही भाजपा के साथ हैं। इसमें ओबीसी जुड़ गया तो भाजपा का जो एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है
ऊंची जातियों को और शूद्रों को जोड़ने वाला, शूद्र जातियों को जोड़ने वाला, ये वहां महाराष्ट्र में गठित हुआ। मतलब इस केक के ऊपर जो आइसिंग थी वो लाड़की बहन योजना की थी। केक के ऊपर जो क्रीम लगाई जाती है सजावट और स्वाद के लिए, ये थी। इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे करके एक बड़ी गोलबंदी, एक बड़ी विशाल सामाजिक गोलबंदी इस पक्ष में हुई, महायुति के पक्ष में हुई। अब बीजेपी को तो सांप्रदायिक बातें करने का शौक है और उनकी विचारधारा है, तो सब लोग कटेंगे तो बटेंगे, और ये सब, इस नारे का बड़ा प्रभाव हुआ और पोस्टर लगा दिए गए हैं कि जहां जहां कटेंगे बटेंगे, एक नारा देकर योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, वहां पर 94% स्ट्राइक रेट रहा। मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि ये कटेंगे बटेंगे का नारा जो था, ये तो कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने के लिए और अपने पुराने स्थायी जो विचारधारात्मक जनाधार होता है, हर जगह होता है, उसको जोश में लाने के लिए ये नारा, इस नारे का इस्तेमाल हुआ। लेकिन वास्तव में नारा तो अभी अगस्त से लगना शुरू हुआ है, ये प्रक्रियाएं तो पहले से चल रही हैं जी। तो शिवराज सिंह चौहान ने इनको सुझाव दिया था कि आप भाई नई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम निकालिए और वो स्त्रियों को संबोधित हो, तो उसके उनके कहने पे ये उन्होंने ये किया। तो ये है महाराष्ट्र में। अच्छा, और कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती क्या की? कांग्रेस ने बड़ी गलती की, सोचते रहे कि जो लोकसभा में हथकंडा था वही हथकंडा अभी इस्तेमाल हमारा चल जाएगा, तो वो उसी में लगे रहे, संविधान सभा करने में लगे रहे, संविधान की किताब दिखाते रहे, आरक्षण को खतरा है ये बोलते रहे, ये सब कहते रहे उन बातों को। तो ये एक बार चल गया था, ये दोबारा चला नहीं। और फिर वो ये कहते रहे कि भाई पार्टियां तोड़ी, असली नकली कौन है, वगैरह वगैरह। ये सब इन चीजों का एक दो बार के लिए महत्व होता है। ये काट की हांडियां हैं छोटी छोटी, ये हर बार नहीं चढ़ती। मतलब कांग्रेस की ये हांडी एक बार लोकसभा चुनाव में चढ़ गई थी, दोबारा नहीं चढ़ी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा कारण है। इस तरह महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा की जीत को देखना चाहिए। ओबीसी गोलबंदी ही हरियाणा में भाजपा की जीत का फुल क्रम थी, यानी उसी का जो केंद्र में ओबीसी गोलबंदी थी जी। इस तरह मराठाओं को दरकिनार करने के लिए महाराष्ट्र में ओबीसी गोलबंदी काम आई, जाटों को दरकिनार करने के लिए हरियाणा में ओबीसी गोलबंदी काम आई। और राहुल गांधी इतना जाति और ओबीसी का नाम लेते हैं, लेकिन वो ओबीसी की गोलबंदी करने के लिए तैयार नहीं है, ना महाराष्ट्र में करते हुए दिखे और ना ही हरियाणा में करते हुए दिखे। जी सर, एक ऑब्जर्वेशन मेरा है, ये बेशक आप जो सारे कारण गिना रहे हैं ये तो इतना विस्तार से आपने समझाया, उसके लिए धन्यवाद। एक सर जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि शायद जो महायुति के पास था उनके पास चेहरे थे, सॉलिड चेहरे, और इनके पास जो एमवीए के पास था वो उद्धव ठाकरे एक चेहरा थे। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है बाल ठाकरे के जमाने से वहां की जनता वो वाला इलेक्शन लड़ने वाला नेता नहीं देखती है उनको वो मातोश्री का एक पावर सेंटर मानती है कि यहाँ एक सुपर सीएम टाइप कोई सुपर सरकार यहाँ बैठते हैं और बाकी सड़क पे लड़ने वाले भिड़ने वाले नेता दूसरे होते हैं। वो नेता कभी शरद पवार रहे या अजित पवार रहे, इनके पास बहुत सारे चेहरे थे, चाहे वो एकनाथ शिंदे रहे हों, फिर अपने इलाके में अजित पवार रहे हों, देवेंद्र फडणवीस तो है ही हैं, और अपने सारे के अपने कोर वोटर्स में था कि हो सकता है कि हमारा ही नेता सीएम बन जाए। इनके पास ऐसा चेहरा नहीं था और शायद उद्धव ठाकरे को लोग वैसा नेता नहीं देखते हैं। उसका कारण मुझे ये लगता है कि आप जब झारखंड आते हैं तो झारखंड और महाराष्ट्र में जिन ट्राइबल इलाकों में स्वीप किया है बीजेपी ने, झारखंड में ट्राइबल्स को वोट नहीं मिला क्योंकि उनके पास वहां कोई चेहरा नहीं था। इनके पास इंडिया गठबंधन के पास हेमंत सोरेन जैसा एक चेहरा था जिसके पास सिंपैथी भी थी, जिसको जेल जाने का एक फायदा मिला। तो वो भाजपा की स्ट्रेंथ थी महाराष्ट्र में कि उनके पास कई सारे स्ट्रॉन्ग चेहरे थे। ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, आपकी बात कमोबेश ठीक है। आपकी इस बात को मैं इस तरीके से पेश करूंगा कि महायुति के जो तीनों बड़े चेहरे थे वो जमकर मुहिम चला रहे थे, चुनावी मुहिम में कूदे हुए थे। देवेंद्र फडणवीस बहुत मेहनत कर रहे थे, एकनाथ शिंदे ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अजित पवार भी अपने इलाकों में लगातार सक्रिय थे और मेहनत कर रहे थे। मतलब अजित पवार, जैसे कि अजित पवार के जब भांजे जो चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने जब उनके पैर छुए चुनाव जीतने के बाद में, जाहिर है वो शरद पवार की पार्टी से थे, तो उन्होंने अजित पवार ने कहा, उसका कहा अगर मैंने मीटिंग कर ली होती तो ना जीतते, तुम्हारे इलाके में अगर मैंने मीटिंग कर ली होती तो ना जीतते। दूसरी तरफ अगर आप महाविकास अघाड़ी को देखें तो महाविकास अघाड़ी में सबसे खराब और सुस्त और अनमनी किस्म की मुहिम अगर किसी ने चलाई तो वो कांग्रेस ने चलाई। सबसे ज्यादा सीटों पे कांग्रेस लड़ रही थी, 103 सीटों पे, और कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल इस तरह चुनाव लड़ाया रहा था कि हम तो जीत ही गए हैं, अब क्या जरूरत है करने की।
राहुल गांधी वायनाड के इलेक्शन में ज्यादा सक्रिय दिखाई पड़े, जहां पर उनका जीतना बिल्कुल तय था, और महाराष्ट्र में उन्होंने अपने आप को नहीं झोंका। ठीक है, उन्होंने कुछ संविधान सभाएं वगैरह की, वो सब किया, लेकिन जिस तरह चुनाव में कमर बांध के उतरना पड़ता है और जूझना पड़ता है, उस तरीके से कांग्रेस जूझती हुई नहीं दिखाई दी। हालत यह हुई कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी चुनाव हार गए और नाना पटोले मामूली अंतर से ही आखिर में ही चुनाव जीत पाए। अब आप जो नांदेड़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीता है, आप उसके रिजल्ट पे गौर कीजिए। नांदेड़ में लोकसभा कांग्रेस का प्रत्याशी लगातार पीछे चल रहा था जी, वो तो हार ही गए थे, रिकाउंटिंग में जीते हैं 1400 वोट से। हाँ, आखिर में उनको 42,000 कितना 47,000 वोट मिल गया उनको, उसकी वजह से वो चुनाव जीते हैं। मतलब वो कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी जीत नहीं है, इस पर कांग्रेस को बहुत खुश होना चाहिए। वो हार भी सकते थे, वहां पर लगभग हार ही गए थे। यहाँ हम लोगों ने तो मान लिया था कि सीट गई इनके हाथ से। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र में। देखिए, चुनावी मुहिम ठीक से शरद पवार ने अच्छी मुहिम चलाई अपने, लेकिन वो सब चूंकि हवा उनके खिलाफ हो गई थी तो वो नहीं कर पाए हैं शरद पवार। तो वो दूसरे ये है कि जो ओबीसी वाला फैक्टर है वो बहुत जबरदस्त रहा। अब जैसे सोयाबीन बेल्ट में जहां पर कायदे से किसानों को नाराज होकर महायुति के खिलाफ वोट देना चाहिए था, उन्होंने क्या किया कि वो जबकि महाविकास अघाड़ी ने बड़े एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की का आश्वासन भी दिया था उन्होंने, लेकिन वो वहां पर जाति वाला जो कारक था वो ज्यादा चला। लोगों ने कहा कि भाई ओबीसी को वो कर रहे हैं, वो फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ओबीसी की तरफ ये लोग, ओबीसी की पार्टी है वो, पार्टी ओबीसी की नहीं है अघाड़ी, वो मराठाओं की पार्टी है जो ओबीसी आरक्षण के अंदर हिस्सा बटाना चाहते हैं। ओबीसी समाज बहुत इस बात से नाराज था कि ये मराठा कहां से आ गए, ओबीसी बनने का दावा करने लगे। तो वो पुरानी नाराजगी है उनकी, बहुत दिनों से जब से मराठा आंदोलन चल रहा है तब से ओबीसी जातियां इस बात को लेकर बहुत खुंदक में है कि क्या चक्कर है, अब यही आ जाएंगे तो सारा जो कुछ भी ओबीसी का आरक्षण है यही ले जाएंगे। तो ये इस तरह से मेरे ख्याल से उसका जो सामाजिक अर्थ है महायुति की जीत का, उसको इस तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है, जब मैं कह रहा हूं कि 40% लोग वहां पर निर्णय नहीं कर पा रहे थे किसको वोट देंगे और आखिर में निर्णय करना चाहते थे, तो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे एक और तथ्य हम लोगों के सामने रखता है। वो कहता है कि धीरे धीरे करके झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर अगर उसको नमूने के तौर पर देखें तो पार्टी के प्रति निष्ठावान वोटरों की संख्या कम होती जा रही है। एक जमाने में ज्यादा होती थी, अब हालत यह है कि वो केवल 12 से 25% के बीच में पार्टी की प्रति निष्ठा रखने वाले वोटर रह गए हैं। ये चीज मतलब उसके अंदर दिखाई पड़ती है। तो जब इतने वोटर हैं जो कि किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, हर चुनाव में वो नए सिरे से तय करना चाहते हैं किसको वोट दें। लोकसभा में उन्होंने किसी को वोट दिया था, विधानसभा में अभी किसी और को वोट दिया। इसका मतलब हर बार वोटर एक नया नैरेटिव चाहते हैं, नया आश्वासन चाहते हैं, एक नई कहानी सुनना चाहते हैं, नया भरोसा चाहते हैं, एक नई राजनीति देखना चाहते हैं वोटर, वरना वो आपको पसंद नहीं करेंगे। केवल उन्होंने पिछली बार पसंद किया था, इस आधार पर आपका मौजूदा दावा नहीं बनता। जी, अब सर चूंकि भाजपा 132 सीट वहां पे जीत गई है, तो आपको लगता है कि और किसी का सीएम बनने का चांस है? क्योंकि अब तो एकनाथ शिंदे ने भी कोई मौका नहीं है, तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत तो गठजोड़ है। उसमें एक व्यक्ति सीएम था, चीफ मिनिस्टर था, उसको हटने में दिक्कत हो रही है, उसका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से तकरीबन भास्कर ने तो आज की खबर में बताया है कि शायद तय ही हो गया है फार्मूला। नहीं, किसी का मौलिक अधिकार भी नहीं। अगर 132 सीटें भाजपा की है तो कोई कैसे सीएम बनने के लिए बन सकता है? तो अगर भाजपा चाहे तो अकेले दम पे भी सरकार बना सकती है। इतने तो और चाहिए ही कितने, उसे 12-13 लोग चाहिए, वो तो उसके निर्दलीय तमाम को कहीं से भी आ जाएंगे 12-13 लोग। अगर भाजपा तय करती है अकेले दम पे हम बहुमत की सरकार बनाए तो बना सकती है भाजपा। जी जी, देखिए मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है, बशर्ते कहीं बीजेपी के अंदर से ही कोई उसमें फच्चर ना फंसा दे। जनसत्ता की भाषा का इस्तेमाल करें तो कोई फच्चर ना फंसा दे, तो वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों ही इनको चाहते हैं फडणवीस को बनाना। हाँ, तो वो कोई है। अब से जरा अडानी पे आते हैं। अडानी तो बिल्कुल ही गले की फांस बन गए हैं और इस बार सर मामला सीरियस है इनका। यूएस में वो फिर से हुआ है कि एफबीआई ने कहा कि हम इनको अरेस्ट करेंगे। और नहीं, बहुत सीरियस है। अडानी के लिए
बिल्कुल जिसे कहते हैं नहीं जान का खतरा है। देखिए इनके सामने केवल 3 विकल्प है अडानी के सामने। पहला विकल्प यह है कि ये वहां पे जाएं और अदालत में पेश हों अपने वकीलों के साथ में और कहें कि भाई हमारा पक्ष ये है हमें ये राहत वाग मतलब ये करें। अगर उन्हें ठीक लगा तो करेंगे, वरना वहां उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको वहीं से जेल भेजा जा सकता है। पहला विकल्प ये है इनके सामने। दूसरा विकल्प इनके सामने ये है कि ये कहें कि नहीं हम कोई परवाह नहीं करते आपकी, हम तो भारत के नागरिक हैं और आपने वहां जो वारंट निकाल दिया आप निकालते रहे वारंट, हम पे क्या फर्क पड़ता है। इस पे वो उस जो वारंट निकला है, जो इंडाइटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो क्या करेंगे इनके खिलाफ, ये चीज लिखी हुई है उसके अंदर। प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, वहां पर जितनी भी संपत्तियां हैं सब जब्त कर ली जाएंगी इनकी जी। और इनके पीठ पीछे मुकदमा, इनको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और अपराधी घोषित करने के बाद फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वारंट निकल जाएगा इनको जी। तो भारत सरकार को दबाव पड़ेगा कि इनका प्रत्यार्पण करें जी। इनको जेल जाना ही पड़ेगा, ये बच नहीं सकते उसमें। तीसरा प्रकरण ये है कि ये अपने वकीलों को भेजें, तीसरा विकल्प वकीलों को भेजें, कहें साहब हम नहीं आना चाहते, हमारे वकील हमको एग्जम्पशन दिया जाए, हमको रियायत दी जाए अदालत में हाजिर होने से। हमारे ये उनके मन के ऊपर है कि वो उस बात को माने या ना माने। इन 3 के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी SEC ने इनको कहा है कि आप 21 दिन के अंदर इस हमारे नोटिस का जवाब दीजिए। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो इनके सामने बहुत मुश्किल आएगी। अच्छा, अभी साफ तौर पे नहीं दिख रहा है कि मोदी सरकार के ऊपर क्या आंच आने वाली है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही मोदी सरकार के ऊपर आंच आएगी। और वो आंच ये होगी कि जो सौर ऊर्जा कारपोरेशन है, जिसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होना था, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए क्योंकि डिस्कॉम्स जो थे, प्रदेशों को डिस्कॉम इनकी महंगी बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। SEC ये करप्शन जो हुआ है, उस करप्शन में तो केंद्र सरकार की संस्था SEC शामिल है। अगर SEC इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो SEC भी भ्रष्ट कहलाएगी। अभी तक SEC को इसके खिलाफ सेकी बोलते हैं, सेकी, वो SEC वो अमेरिका वाली संस्था है, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कारपोरेशन है। ये सेकी है सौर ऊर्जा वाली संस्था, जो सौर ऊर्जा अडानी से खरीद के डिस्कॉम को देती है। तो वो चूंकि वो डिस्कॉम जो थे वो उससे ऊर्जा महंगे दामों पे ऊर्जा नहीं खरीदना चाहती है, ₹2.94 प्रति यूनिट बेचना चाहते थे, जबकि सौर ऊर्जा के बाजार में ₹2 या उससे कम पे सौर ऊर्जा बिक रही थी। तो और अडानी तो महंगी चीज बेचने के विशेषज्ञ हैं। हिंदुस्तान में जितनी महंगाई है उसमें अडानी का बहुत बड़ा योगदान है। हर चीज महंगी है, जैसे ही इनको एयरपोर्ट मिलता है हर चीज महंगी हो जाती है, टैक्सी से लेकर पोर्टर तक सब कुछ महंगा हो जाता है। इनको बहुत बड़ा मुनाफा, ये महंगा चीजों को महंगा करके बनाते हैं। इस मामले में ये फंस गए हैं बुरी तरीके से जी। देखिए, और भारत में आप कुछ भी कहते रहे, भारत में आप कुछ भी कलाबाजी खाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, अडवाणी को महान देशभक्त बताते रहे, कुछ भी करते रहे, इससे अमेरिका में इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपनी गति से चलेगी और न केवल अपनी गति, 2 साल चल रही है कार्रवाई, वो अब बहुत तेज रफ्तार से चलेगी ये। और ये ग्रांड जूरी ने इंडाइटमेंट किया है। मोदी जी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, न तो जो बाइडेन इसको माफ करने वाले हैं, न ट्रंप माफ करने वाले हैं। जो राष्ट्रपति इसको राष्ट्रपति पर अधिकार है माफ करने का, लेकिन जो राष्ट्रपति माफ करेगा उसकी उल्टी गिनती वहां पर शुरू होगी। बहुत मुश्किल है इनके लिए माफ होना जी। मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूएस में इंडाइटमेंट है वो अपने यहाँ समझिए कि चार्जशीट हो गई, लेकिन चार्जशीट वहां ऐसे पुलिस ऐसे नहीं लिख देती है, उसके लिए जांच होती है, उसके लिए जूरी बैठती है और कुछ केसेस में ग्रैंड जूरी बैठती है जिसमें ज्यादा लोग होते हैं। तो इनके केस में 2 साल तक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच की, ग्रैंड जूरी के सामने रखा गया, लोगों ने डिसाइड किया कि ये इन चीजों के दोषी हैं, इनको इंडाइट किया जाए। और अब जो है आकर के आप अपना पक्ष जी रहा बहस, अब ट्रायल शुरू होने के स्टेज पे है और उनको अरेस्ट करने के लिए इसलिए सीरियस कह रहा था। खैर, एक सर आखिरी सवाल, मैं सर झारखंड और दिल्ली के चुनाव चूंकि आने वाले हैं, आपको दिल्ली और झारखंड में समानता दिखती है? क्योंकि यहाँ भी बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है दिल्ली में, वही सिंपैथी केजरीवाल के साथ है, और जो उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ किया था या जो झारखंड में जो इन्होंने टैक्टिक्स अपनाई थी वही दिल्ली में अपनाई थी कि इनको भ्रष्टाचारी साबित करो, लेकिन अपना कोई फेस खड़ा नहीं कर पाया। ज्ञानेश जी, हर चुनाव में जीत हार के कई कारण होते हैं, हम लोग जानते हैं। किसी एक हम लोग समीक्षा के लिहाज से एक कारण पर ज्यादा जोर देकर बताते हैं कि इस वजह से जीत हार हुई। झारखंड में भी कई कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है जिसको मैं ईडी एडवेंचर कहता हूं। वो दिल्ली, हाँ, अच्छा, वो दिल्ली भी उसकी प्रयोगशाला रही, झारखंड भी उसकी, दिल्ली ज्यादा बड़ी प्रयोगशाला रही,
झारखंड छोटी प्रयोगशाला रही, लेकिन दोनों प्रयोगशालाएं रही। तो झारखंड के चुनाव नतीजे ने तो इस ईडी एडवेंचर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिल्ली भी क्या मुंह तोड़ जवाब देगी? क्या फरवरी में जितना बड़ी प्रयोगशाला बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो मुंह की बल गिरेंगे हैं, या भाजपा का जो आरोप लगा रही है वो आरोप जनता सही साबित कराएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी संगठन के लिहाज से दिल्ली में सर्वाधिक शक्तिशाली है। आम आदमी पार्टी के पास एक लोकप्रिय चेहरा है जिसकी लोकप्रियता जेल जाने या इल्जाम लगने से, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने से गिरी नहीं है आज तक। फिर जब से मुख्यमंत्री पद की बागडोर आतिशी के हाथ में आई है, तब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं बेहतर तरीके से काम कर रही है। और उन्होंने, आतिशी ने बड़ी कोशिश करके राज्यपाल से भी संबंधों को सुधारा है, और ताकि कम से कम लोगों के काम होने शुरू हो। काम सब ठप हो गए थे, उससे बड़ी सरकार बदनाम होती है कि सरकार तो हमने चुन ली, सरकार लड़ रही है केंद्र से, काम नहीं हो रहे हैं हमारे। तो वो सब चीजें दुरुस्त हुई हैं जब पटरी पे आई हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव प्रचार आंदोलन के बोर्ड में निकले हुए हैं बिल्कुल सड़क पर, और वो न केवल अपने वोटों की गोलबंदी कर रहे हैं, बल्कि जहां जहां सरकार की कमियां हैं वो भी सब चिन्हित करके आतिशी के जरिए उन सबको दुरुस्त करवा रहे हैं। और उन्होंने काफी कुछ भरपाई कर ली है जो नुकसान हुआ था इस बीच में उसकी। तो मुझे लगता यह है कि अभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है चुनाव में। वो कम से कम एक कदम नहीं, बल्कि मैं कहूंगा 2 कदम आगे चल रही है। अब देखना यह है कि उनकी जीत, अभी भी मुझे विश्वास है कि जीतेंगे यही लोग। बहस का मुद्दा यह है कि कितनी सीटें जीतेंगे। अगर इन्होंने जी, यहाँ पर सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कोई संभावना आपको दिखती है? नहीं, कोई संभावना नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं जी। ना कांग्रेस करेगी ना आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी। गठबंधन जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपकी कमजोरी जाहिर हो जाएगी। जी भाई, आम आदमी पार्टी ने कोई पिछले 2 चुनाव में कोई छोटी मोटी जीतें नहीं हासिल की थी। ये 67 और 63 सीटों की जीत थी 70 में से। तो वो पार्टी अगर गठबंधन करती है विधानसभा चुनाव में, तो समझ लीजिए कि वो वहीं से शुरू हो जाएगा कि उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो वो बहुत नुकसान होगा, इनको छवि का बहुत नुकसान होगा। गठबंधन वगैरह नहीं होगा, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरी कोशिश करेगी कि कांग्रेस को फिर से वो 0 पे ले आए, जैसे पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस 0 पे रही। क्योंकि कांग्रेस जैसे जैसे अच्छा चुनाव लड़ेगी वैसे वैसे फायदा बीजेपी की तरफ झुकेगा। बीजेपी भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि जो सरकार में होते हैं वो लोगों को राहत दे रहे होते हैं, तो जनता को उनके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है। विपक्ष में होता है वो वायदा कर रहा होता है पैसे बांटने का, राहत देने का, सब्सिडी करने का, है तो वो उस बहुत मुश्किल। दूसरे भाजपा के पास कोई अरविंद के सामने खड़ा करने के लिए चेहरा भी नहीं है। वो एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। सारे नेता अरविंद के मुकाबले छुटभइये लगते हैं। तो सर, आज हमारे पास इतना ही समय था, और हमें सर इतने विस्तार से इस रिजल्ट्स को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।